अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बायोएनर्जेटिक्स के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेब्स साइकिल के ऊपर बात करेंगे। और बिफोर मूविंग इनटू द मेन टॉपिक क्रेब्स साइकिल, मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए क्रेब्स साइकिल को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और आप लोगों के लिए आगे इसके डीप स्टेप्स को समझना इंशाल्लाह ताला बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, आप लोगों का बगैर टाइम वेस्ट किए। रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? हम लोगों के लिए रेस्पायरेशन का वर्ड जब भी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों के जहन में यही आता है कि ब्रीदिंग इज़ रेस्पायरेशन। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स हो या कोई और ऑर्गेनिज्म हो, आइदर एनिमल्स हैं, कोई भी किसी भी किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वाइटल एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म करनी है, आइदर दैट इज़ मसल मूवमेंट, दैट इज़ ब्रीदिंग, दैट इज़ हार्ट रेट, कुछ भी उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए दे नीड एनर्जी। उनको हर काम करने के लिए जो है, कोई भी काम हो उसको करने के लिए दे नीड एनर्जी। और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के सेल्स जिस प्रोसेस के थ्रू उस एनर्जी को क्रिएट करते हैं, बॉडी के लिए अवेलेबल करते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन जो है ये दो तरह की होती है। एक तो आप लोगों को पता है, जो हम लोग नॉर्मली जो मीनिंग लेते हैं रेस्पायरेशन का, ब्रीदिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन बॉडी में इनटेक करना, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। एक तो रेस्पायरेशन जो है इस तरह की होती है। दूसरी रेस्पायरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे एनर्जी जो है बॉडी के सेल्स को, बॉडी को अवेलेबल की जाती है, वो क्या है? उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये है हमारा आज का मेन टॉपिक, जिसमें हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करेंगे कि किस तरह सेलुलर लेवल पे, यानी सेल जो है मेंटेन करते हैं एनर्जी की कंजम्पशन और उसका यूज़ल और उसकी प्रोडक्शन, कि किस तरह कितनी अमाउंट में एनर्जी जो है वो सेल्स को रिक्वायर्ड है, बॉडी को रिक्वायर्ड है, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। ये सारा कुछ जो है हम सेलुलर रेस्पायरेशन के अंडर पढ़ते हैं। ब्रीदिंग इज़ डिफरेंट, सेलुलर रेस्पायरेशन इज़ डिफरेंट। आई होप कि आप लोगों को अब इन दोनों तरह की सेलुलर रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग वाली रेस्पायरेशन दोनों में जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा और अब आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब जो है हम सेलुलर रेस्पायरेशन को आगे लेके चलते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न फॉर टुडेज टॉपिक। ब्रीदिंग के ऊपर हमने आज के इस लेक्चर में बात नहीं करनी है, हमने बात करनी है सेलुलर रेस्पायरेशन पे। और जब हम सेलुलर रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है 4 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स। 4 जो है वो मेजर स्टेप्स हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के, उनको हम लिस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर पढ़ते हैं। इसमें जो आपका पहला स्टेप है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। लेकिन इस तक जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस तरह से इसको आपस में हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं, ताकि हमें मेमोराइजेशन में इजी हो, हमें किसी भी किस्म के कोई जो है एम्बिग्विटी ना हो कि जी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें वो आता है हमारा लिंक रिएक्शन। ये है हमारा लिंक रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसमें बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो होता है पायरोवेट। अभी आगे पढ़ेंगे भी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस पायरोवेट की नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ऑक्सीडेशन की जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। जो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में प्रोडक्ट बनी है पायरोवेट, उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है और इसको हम लिंक रिएक्शन। जो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, या हम इसको कहते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। आगे मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि हम इनको ये नाम क्यों दे रहे हैं, इसलिए अभी यहाँ पे जस्ट आप लोग स्टेप्स के नाम देख लीजिए, आप लोगों के माइंड में थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हमने बात की, पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा स्टेप है लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहा? क्योंकि इसने जो है वो लिंक किया है पहले स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन को और थर्ड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन को। ये इन दोनों स्टेप्स को आपस में लिंक कर रहा है। आगे हम इंशाल्लाह इन डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको हम एक तीसरा नाम भी देते हैं, वो कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसको हम
सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और जो लास्ट स्टेप है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो है रेस्पिरेटरी, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम हम इसको देते हैं। ये 4 स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन के यहाँ पे कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना कि रेस्पिरेशन जो है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक। ये एरोबिक भी हो सकती है एंड एनारोबिक भी हो सकती है, ठीक है। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है इसकी टाइप एरोबिक, AEROBIC एरोबिक, और एक हम कहते हैं इसकी टाइप है वो है एनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसका बताने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो तब भी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अगर ऑक्सीजन जो है बॉडी में अवेलेबल नहीं है, कम है, तब भी जो है एनारोबिकली भी आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन स्टॉप नहीं कर देती आपकी बॉडी में। तो बॉडी को जो है वो हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत है। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, आपके सेल्स के पास एनर्जी नहीं है, तो आपके वाइटल बॉडी प्रोसेसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकते। इसीलिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और एब्सेंस दोनों में जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। कंडीशंस हमने उसको डिवाइड कर दिया कि अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो हम उसको कहेंगे कि एरोबिकली जो है सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें हम ये प्रोसेसेस देख रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अगर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, उस सूरत में भी जो है आपकी बॉडी, आपके सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनके मैकेनिज्म्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसी रेस्पिरेशन को जो एनारोबिकली हो रही हो, हम उसको नाम दे देते हैं फर्मेंटेशन का, ठीक है। उसको हम कह देते हैं कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। एनारोबिकली जब जो है आपकी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करती है, और फर्मेंटेशन भी फर्दर जो है वो 2 तरह से आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दूसरी जो है उसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक आपके पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरी आपकी बॉडी जो है परफॉर्म करती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस, ठीक है। आई होप यहाँ तक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ग्लाइकोलिसिस पे। अभी आप लोगों को बेशक थोड़ी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आप लोगों की कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह ताला आपको तमाम के तमाम क्वेश्चन, तमाम के तमाम कंसर्न्स जो हैं इंशाल्लाह ताला मैं एड्रेस कर चुकी होंगी। चलें जी, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट, हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है एक ही को कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमें आगे का प्रोसेस जो है वो समझने में आसानी रहे। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक पायरोवेट के मॉलिक्यूल को लेके चलें तो ये पायरोवेट का मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि डायरेक्टली जो है ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब साइकिल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पायरोवेट जो है वो डायरेक्टली क्रेब साइकिल में प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर जिन एंजाइम्स ने वर्किंग करनी है दे डोंट अलाउ देमसेल्व्स टू वर्क ऑन द पायरोवेट मॉलिक्यूल इटसेल्फ। तो क्या किया जाता है, रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इस पायरोवेट को फर्स्टली कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये फर्दर आगे जो है प्रोसेस किया जा सकता है इन द क्रेब साइकिल। सो ये जो ग्लाइकोलिसिस की एंड प्रोडक्ट आई थी पायरोवेट, इसको क्या किया जाएगा, इसको डायरेक्टली जो है फर्स्टली कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर, और ये प्रोसेस जो है ये एक डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है। इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है, डी का मतलब है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का रिमूवल हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है, CO2 की फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पायरोवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है,
ये हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो है वो 3 कार्बन चेन है, ये जो है वो 2 कार्बन चेन में कन्वर्ट कर दी जाती है, 2 कार्बन चेन 3 कार्बन। तो क्या होता है इसके अंदर कि ये हमने कहा कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, 3 कार्बन कंपाउंड जो कि पायरोवेट है उसको आगे फर्दर क्रेब साइकिल में प्रोसेस करने के लिए हमने एक 2 कार्बन चेन में कन्वर्ट किया, और ये 2 कार्बन चेन क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आगे क्रेब साइकिल में प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या होता है, एक NAD का मॉलिक्यूल जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है NADH में, यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। किस चीज़ की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये जो पायरोवेट बना है इसको हम कहते हैं कि इसकी जो है पायरोवेट की, पायरुविक एसिड की जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो है यहाँ पे फाइनल जो रिज़ल्ट बना है, जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, और इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को जो है आगे हम क्रेब साइकिल में प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। पहले हमने देखा था जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ हो रहा होता है, वो साइटोसोल में होता है, लेकिन जो हमारे पास लिंक रिएक्शन है, इसको हमने यहाँ पे ये भी क्यों कहा कि लिंक रिएक्शन है, क्योंकि इसने लिंक किया है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को और क्रेब साइकिल को, क्योंकि क्रेब साइकिल की प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट है वो आगे क्रेब साइकिल में प्रोसेस नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहाँ पे नीड थी एक लिंक रिएक्शन की। इस लिंक रिएक्शन ने क्या किया, इसने हमारे ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट को फंक्शनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हम आगे क्रेब साइकिल में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेट प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड जो कि लिंक रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बने हैं। तो हम यहाँ पे जब रिएक्शन को देखते हैं तो पायरोवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए के बनने में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हैं, ये देखें, एक NAD से NADH की प्रोडक्शन हो रही है, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 2। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये कैसे बने हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट आई थी वो आए थे 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिर्फ एक को लेके चल रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन हुआ है इसी तरह का दूसरे पायरोवेट के साथ भी रिएक्शन हुआ है। तो जहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकला है, उसी तरह दूसरे पायरोवेट के रिएक्शन में दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, इसीलिए हम कहेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हैं वो हैं 2। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बनी है हमारे पास वो है NADH। NADH भी कितने बने, यहाँ पे एक बना है, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोसेस हुए हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बने हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि लिंक रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन का वो वाहिद स्टेप है जिसमें नो ATP प्रोडक्शन है। हम ग्लाइकोलाइसिस देखा, उसमें भी ATP प्रोड्यूस हो रहे थे, आगे हम क्रेब साइकिल देखेंगे उसमें भी ATP की प्रोडक्शन होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखेंगे तो उसमें तो बेतहाशा ATPs की प्रोडक्शन होगी। ठीक है, लेकिन लिंक रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन का वाहिद स्टेप है जिसमें हम कहेंगे नो ATP प्रोडक्शन, इसमें कोई भी ATP जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुए, ATP की प्रोडक्शन नहीं हुई। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को लिंक रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। और लिंक रिएक्शन भी हमने इसको इसीलिए कहा क्योंकि इसने हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के फर्स्ट स्टेप यानी ग्लाइकोलाइसिस और नेक्स्ट ये क्रेब साइकिल जो स्टार्ट होने वाला है उसको लिंक करेगा। उसकी प्रोडक्ट इसने हमें दे दी है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसको आगे फर्दर जो है क्रेब साइकिल प्रोसेस कर सकेगा। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट सबसे पहले किस तरह से बनेगा, ये है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ मिलेगा आके ऑक्सैलो एसीटेट। सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट हमारे पास जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है उसके साथ मिलेगा, ये दोनों मिल के बनाएंगे एक 6 कार्बन कंपाउंड। 6 हो गया ना, 4 ये और 2 ये। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सिटरेट। इसको मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए मार्कर से मेंशन कर देती ताकि आप लोगों को जो है वो क्लियर रहे। इसको हम कहेंगे जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना है क्रेब साइकिल में उसको हम कहते हैं सिट्रेट बना है, 6 कार्बन कंपाउंड है। इसीलिए क्योंकि ये जो है
पहला प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल का सिट्रेट बनता है, इसीलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मैंने बात की वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सिट्रेट में जो है इट हैज़ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, इसके पास 3 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं क्रेब्स साइकिल को, या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो सिट्रेट है, ठीक है। आई थिंक मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी है, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, MCQ आ जाता है, आप लोग इजीली इसको कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो है यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो है वाटर ऐड किया जाता है इस रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रेट के बनने में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका प्रोडक्ट आगे प्रोसेस किया जाता है वो सिट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है आइसोसिट्रेट में। कोई ऐसा सच इसमें मॉलिक्यूलर डिफरेंस नहीं होता, जस्ट रीअरेंजमेंट है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बन जाता है। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड ही है आपके पास जो आइसोसिट्रेट है ये भी। नेक्स्ट जो आगे फर्दर स्टेप होता है दैट इज़ द डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। वो एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। उसमें क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा उसको हम कहेंगे ये हो रही है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा वहाँ पे आपका आके एक्ट करेगा कोएंजाइम, और NADH यहाँ पे कोएंजाइम एक्ट कर रहा है और वो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है NADH में, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है यहाँ पे आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पे रेडी है। और ये जो है क्या है, ये है 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे क्या हुआ है, 6 कार्बन कंपाउंड से एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन चुका है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन निकला है ना अंदर से, इसलिए इस स्टेप में हमने कहा कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, एक कार्बन निकल गया, तो 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास बन गया। अगेन ये जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी क्या है, इसने भी आगे प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज कर दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया। इसका मतलब है नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे हमारे पास दैट वुड बी 1 कार्बन लेस। यहाँ पे कार्बन 5 है तो वहाँ पे कार्बन 4 होंगे। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा यहाँ पे बना है, दैट इज अ सक्सीनेट, उसका नाम है सक्सीनेट। यहाँ पे सक्सीनेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बना है, वाटर की इस स्टेप में एडिशन हुई है। और साथ में ये जो स्टेप है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे होनी है ATP की प्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ATP जो है ADP से नहीं बनेगा, बनता तो ऑब्वियसली एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, लेकिन फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा कि GDP गुआनोसिन डाइफॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, इट विल बिकम गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की एडिशन से जो है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इट विल ब्रेक, ये ब्रेक होगा, ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, ये ब्रेक करके एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ADP से बनाएगा ATP। यहाँ से इसने ब्रेक किया और इसने फॉर्मेशन की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, दैट इज़ अ हाई एनर्जी कंपाउंड। बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जो है हमें ATPs की ही ज़रूरत होती है, तो इस तरह से यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सीनेट की फॉर्मेशन में हमारे पास ATP की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा NAD जो है अगेन यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हुआ है, सो NAD वुड बी कन्वर्टेड इनटू NADH पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे अब आगे रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड हो रहा है कि सक्सीनेट दैट इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड, इसमें अब कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन नहीं हो रहा। इसमें क्या होगा, इसमें होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अब कंपाउंड यहाँ पे पहले हम देख रहे थे ऑक्सीडेशन हो रही थी NAD के थ्रू, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट है दैट इज़ FAD जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, FADH में कन्वर्ट होगा और जो प्रोडक्ट क्रिएट करेगा दैट इज़ द फ्यूमारेट। फ्यूमारेट जो है दैट इज़ ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, जैसे 4 कार्बन सक्सीनेट में थे वैसे ही 4 कार्बन फ्यूमारेट में है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजेशन एजेंट यूज़ हुआ है दैट इज़ FADH, उसने FADH2 जो है वो बनाया है। और नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमारेट से आगे
वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टेप. यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्शन ऑफ मेलेट, दैट इज़ ऑल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, 4 कार्बन चेन है इसमें. और यहाँ पे जो है वाटर की एडिशन होगी इस स्टेप में फ्रॉम फ्यूमारे टू मैलेट, एंड अल्टीमेटली दिस मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट. बट यहाँ पे क्या होगा, कोएंजाइम जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ NAD कन्वर्टेड इनटू NADH पॉजिटिव. ठीक है, एंड अल्टीमेटली मैलेट वुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसीटेट, और द फर्स्ट प्रिकर्सर नीडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द क्रेब्स साइकिल. और यही ऑक्सैलोएसीटेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये यहाँ पे जब अटैच होगा एसिटाइल कोएंजाइमेज से, जो कि हमारे पास आ रहा है लिंक रिएक्शन के थ्रू. ये देखिए लिंक रिएक्शन से जो ऑक्सैलोएसीटेट के साथ कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम में 4 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू द सिट्रेट, एंड द साइकिल वुड बी रिपीटेड. एक साइकिल कंप्लीट हुआ, पायरोवेट ग्लूकोज का और मॉलिक्यूल अवेलेबल हुआ, एंड प्रोडक्ट पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. लिंक रिएक्शन प्रोसीड हुआ, लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हुई. क्रेब्स साइकिल में से ऑक्सैलोएसीटेट की अवेलेबिलिटी के थ्रू दोनों का रिएक्शन हुआ, इट विल कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट एंड द साइकिल रिपीट्स. और इस साइकिल को हमने नाम दिया क्रेब साइकिल का, क्रेब्स साइकिल. और इसको क्रेब साइकिल किसने नाम दिया, क्रेब था साइंटिस्ट. उस साइंटिस्ट के नेम पे जिसने ये फिनोमिनन डिस्कवर किया कि सेल में इस तरह से जो है वो रेगुलेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस तरह से जो है हमारी बॉडी के सेल्स कैरी ऑन कर रहे हैं, इसलिए उसको जो है नॉमिनेट किया गया और उसके ही नाम पे जो है वो क्रेब्स जो है साइंटिस्ट उसके नाम पे जो है इसका साइकिल का भी नाम रख दिया गया क्रेब साइकिल. सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो सिट्रेट बन रही है. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों, क्योंकि इसमें सिट्रेट जो है दैट इज़ अ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंपाउंड. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्रेब साइकिल जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा. अच्छा, ये जो है ना आप लोगों का सेलुलर रेस्पिरेशन का टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस या आप लोगों का क्रेब साइकिल हो, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन इन एग्जाम. एग्जामिनर इस चैप्टर में से क्वेश्चन उठाता है तो वो देता है आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस देता है या वो दे देता है क्रेब साइकिल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप लोग कंसेप्चुअल रखें, तैयार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मोस्टली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें से क्रेब साइकिल ही इंपॉर्टेंट है या ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है. और ये चीज़ें इस तरह देखने से ठीक है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन जब तक आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको बार बार इसको डायग्रामेटिकली बना के लिख के नहीं तैयार करेंगे, ये आप लोगों को ना याद नहीं होगा. आप लोगों ने लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया है, आप लोगों को अवेलेबल कर दिया है. आप लोगों ने 2-3 बार लेक्चर देखना है, ध्यान से अपने नोट्स बनाने हैं, ख़ुद प्रैक्टिस करनी है. एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस. ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी. साथ साथ लेक्चर सुने, साथ साथ अपनी बुक रखें, नोट्स बनाएं, बार बार हाथ से गुजारें. और एक बार आप लोगों को ये स्टेप वाइज याद हो गया कि पहला प्रोडक्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट क्या है, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. आप लोगों को साइकिल ड्रॉ करना आता है, थ्योरेटिकली आप लोगों के लिए लिखना कोई मसला नहीं रहेगा. आप लोग ये ड्रॉ करें, जो ड्रॉ किया है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है उसी को आप लोग जो है वो थ्योरेटिकल अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं. दैट वुड बी करेक्ट. आई होप कि मैंने यहाँ तक आप लोगों के लिए चीज़ें आसान कर दी हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग इसको इजी वे में जो है वो पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं. अच्छा हाँ, लास्ट चीज़ जो है इसमें हम एनर्जी बताना भूल गए कि हमारे पास इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से बने हैं, वो भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ कि हमारे पास इसमें जो है वो क्या क्या जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनी हैं. हम 3 ही चीज़ों की बात करते हैं. हम एक बात करते हैं NADH की कि हमारे पास पूरे रिएक्शन जब प्रोसीड हुआ है तो कितने NADH बने हैं. दूसरी हम बात करते हैं हमारे पास ATPs कितने बने हैं. तीसरी जो है इसमें क्रेब साइकिल में आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कोई FADH नहीं बना तो हमने वहाँ पे FADH को काउंट नहीं किया. ठीक है, लेकिन क्रेब साइकिल में आपके पास FADH भी हैं तो आपने इसको भी याद रखना है. ठीक है, और हमने देखा था कि अगर मैं ATP की बात करूँ तो जो आप लोगों का क्रेब साइकिल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ATP का मॉलिक्यूल बन रहा है. कहाँ, जहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट से आपके पास सक्सीनेट की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे ये ATP बन रहा है. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 2 पायरोवेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस से आगे प्रोसेस हो रहे हैं तो रिएक्शन भी 2 बार चलेगा. साइकिल जब चलाने की बात करें तो हम कह रहे हैं कि दो क्रेब साइकिल चलेंगे. ठीक है, एक पायरोवेट के लिए एक बार चलेगा, दूसरे पायरोवेट के मॉलिक्यूल के लिए दूसरी बार. सो एक ATP बना है तो हम उसको जो है वो 2 टाइम्स कंसिडर करेंगे. हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बने हैं. क्लियर है यहाँ तक.
जब हम FADH की बात करें, FADH भी जो है ये देखें सक्सीनेट से फ्यूमारेट, पूरे साइकिल में सिर्फ यही स्टेप है जहाँ पे आपका FADH बन रहा है, ये बन रहा है FADH, ठीक है। तो ये भी क्या है कि एक बार साइकिल चलेगा तो एक FADH, 2 बार साइकिल चला तो 2 FADH बनेंगे हमारे पास। अब NADH की हम बात करें तो एक साइकिल में हमारे पास 3 NADH बन रहे हैं, लेकिन साइकिल 2 बार चलेगा तो क्या होगा, 3 × 2 6, ठीक है। तो हमारे पास NADH कितने बने, जब 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स प्रोसेस हुए हैं क्रैब साइकिल में, तो हमारे पास टोटल NADH जो है वो दैट वुड बी 6, ठीक है। और कहाँ कहाँ बने हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि जी कहाँ कहाँ बन रहे हैं हमारे पास। ये देखें, पहला जो है वो बन रहा है यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में, ये हमारे पास NAD से NADH बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट जब बना है, यहाँ पे हमारे पास NAD से NADH बना है, ठीक है, 2 हो गए। और थर्ड जो है, जो लास्ट स्टेप है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट, यहाँ पे हमारे पास NAD से NADH बने हैं, तो 3 बने, 2 बार साइकिल प्रोसेस होगा तो 3 × 2 6, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्रैब साइकिल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर दूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखनी है ग्लाइकोलिसिस की, तो उसका लिंक भी मैं ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना चैनल पे जाके भी आप उसको विज़िट कर सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए डेली अपलोड कर रही हूँ। और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है वो लेक्चर वो भी शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों का सेलुलर रेस्पिरेशन का जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो। इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग अटैम्प्ट करने के काबिल हो, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, कुछ समझ आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स लेके आती रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।